आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड सेम में यूनिट केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन समझते हैं और फिर दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते क्या हैं, तो बहुत ही आसान सा इसका आंसर है कि यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दे रखी है कि कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल एटम का, ठीक है, कंपाउंड जिनमें क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा ना हो रहा हो, ठीक है, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा ना हो रहा हो ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास हैं BCl3, AlCl3, BH3 एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास बच्चों एग्जाम्पल हैं। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। अब हम समझते हैं BH3 को एग्जाम्पल बना के कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं कि यार आखिर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कैसे है हमारा BH3। तो BH3 आखिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कैसे है इसको हम समझते हैं। तो उससे पहले आप हमेशा ध्यान रखना कि जो 13th ग्रुप है आपका क्या है, जो 13th ग्रुप है, 13th ग्रुप में कौन कौन होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। लेकिन हम खास बात कर रहे हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम की। ठीक है, बोरॉन और किसकी, एल्यूमिनियम की, बाल की बात कर रहे हैं हम, बाल, ठीक है, बालक, बोरॉन एल्यूमिनियम, बालक, बोरॉन एल्यूमिनियम। तो हम बाल की बात कर रहे हैं। ये जो बोरॉन और एल्यूमिनियम होता है, ये जो हमारा बोरॉन है और ये जो एल्यूमिनियम है, ये हमारा कौन से ग्रुप में है, 13th ग्रुप में है। ठीक है, कौन से ग्रुप में है हमारा, ये 13th ग्रुप में है। और इनके जो इनका आखिरी शेल होता है, आखिरी जो इनका कोश होता है, आखिरी इनका जो शेल होता है उसमें कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 अधिकतम बॉन्ड बना पाते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ लो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधिकतम ये कितने बॉन्ड बना पाते हैं, अधिकतम ये 3 बॉन्ड बना पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये 3 बॉन्ड बना पाएंगे। एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्योंकि ये 3 ही बॉन्ड बना पाएंगे इसीलिए इनके पास 2 3 या 6 ही इलेक्ट्रॉन टोटल हो पाते हैं और इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए ये एलिमेंट, ये जो बाल है, ये एलिमेंट, बाल याद रखना, बाल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये एलिमेंट जो कंपाउंड बनाएंगे वो कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। वो कंपाउंड हमेशा क्या होंगे, ऑक्टेट पूरा ना होने की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की उनमें हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो क्या बताया मैंने, जो बाल है यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये हमारे कौन से ग्रुप का है, 13th ग्रुप का है। इसीलिए इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कितने बॉन्ड बना पाएंगे, 3 बॉन्ड, अधिक से अधिक 3 बॉन्ड बना पाएंगे। अभी पूरी कहानी समझाएंगे आपको, लेकिन अभी शॉर्ट में पहले बता देते हैं। तो ये 3 बॉन्ड बना पाएंगे। 3 बॉन्ड में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 बॉन्ड में अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 3 बॉन्ड बनाने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितने आए इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड में 3 होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने होंगे, 6 होंगे। तो 6 यानी कि 6 ही इलेक्ट्रॉन इनके पास आ पाएंगे बॉन्ड बनाने के बाद। ठीक है, जब 3 बॉन्ड पूरे बना लेंगे ये, तो इनके पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं, इसका मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की इनमें क्या होगी, कमी होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बच्चों हमने देख लिए, एक मोटा मोटा समझ लिया। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि यार हमारा जो BH3 है या BCl3 है या जो हमारा एल्यूमिनियम का कंपाउंड है AlCl3, ये आखिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको पूरा डिटेल में हम कैसे समझेंगे, कैसे इसको बताएंगे, उसके लिए मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले बहुत ही आसान है। तो प्यारे बच्चों, BH3 में वैसे हमने समझ लिया है कि BH3 में क्या होता है, बोरॉन के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। एक एक हाइड्रोजन के साथ ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कितने बॉन्ड बना लेंगे, 3 बॉन्ड बना लेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। यार इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं।
ऑक्टेट पूरा तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। ठीक है, ऐसे आप इसको शॉर्ट में बता सकते हो, लेकिन हम इसको पूरा समझेंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन को भी समझेंगे। तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारे पास बोरॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। कितना होता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर? 5 इसका एटॉमिक नंबर है। 5 इसका अगर एटॉमिक नंबर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5 होंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं हम। सबसे पहले किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को? 1s में भरेंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर किस में भरेंगे? 2s में भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 तो भर दिए ना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो उसको कहाँ भरेंगे हम? p में भरेंगे। तो बेटा ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसमें जो ये आखिरी वाला होता है इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। जो ये आखिरी का होता है ना, इसको आखिरी वाला यानी कि लास्ट वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जो आखिरी वाला शेल होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2s2 2p1 है। तो एल्यूमिनियम का क्या होगा? सेम ऐसा ही होगा, बस ये 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3s2 3p1। यानी कि एल्यूमिनियम का भी सेम वही हाल होने वाला है जो बोरॉन का होगा। इसीलिए अगर आपको मैं बोलूं कि यार एल्यूमिनियम के हिसाब से समझाओ, AlCl3 के हिसाब से समझाओ बात को, तो सेम यही समझाना है। बस यहाँ पे बोरॉन की जगह पे एल्यूमिनियम कर देना, एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1s ये भी मत छोड़ देना, इसको 3s कर देना, बस 3s2 3p1 कर देना। ठीक है, हमें वैलेंस से मतलब होता है, इसीलिए हम ये करेंगे। हम यही चीज़ अगर हमें AlCl3 के लिए समझानी होगी तो हम पहले ये लिखेंगे, ये चीज़। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। चलिए, तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों? बोरॉन का हमने एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया। अब हमें बॉन्डिंग को जब भी समझाना होता है, बॉन्ड को जब भी समझाना होता है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं अगर इसको समझाना है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं अगर इसको समझाना है, तो हमें वैलेंस शेल, कौन से शेल? वैलेंस शेल, यानी कि आखिरी शेल जो आखिरी होता है उसकी बात कर रहे हैं। जो आखिरी शेल होता है, जो हमारा आखिरी शेल होता है, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, उसका हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है, यानी कितने बॉन्ड बनेंगे बोरॉन के। इसके लिए हमें इस 1s से कोई मतलब नहीं है, हमें आखिरी शेल देखना है, आखिरी शेल। चलिए आखिरी शेल लिख लेते हैं हम बोरॉन का। बोरॉन का आखिरी शेल में हमारे पास क्या है? 2s है, 2p है। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? s सब शेल में होते हैं 2। ये हमारा आखिरी शेल 2 हो गया, उसके अंदर 2 सब शेल हैं, 2s और 2p। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए वही बना रहे हैं हम, आप तो बहुत होशियार हैं इसलिए मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। तो बोरॉन के पास, हमारे बोरॉन के आखिरी शेल यानी कि सेकंड शेल में 2 सब शेल है, एक 2s है, एक 2p है। 2s में कितने ऑर्बिटल हैं? 1। 2p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं बच्चों? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए ये मैंने पीले पीले, एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 उसको ऊपर की ओर दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो है हमारी बोरॉन की क्या है? ग्राउंड स्टेट है। ये बोरॉन की ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब बोरॉन की ग्राउंड स्टेट में आप देखेंगे किसी के वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उतने ही बॉन्ड वे बनाते हैं, वो बनाएंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए कि भैया जिसके वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। अनपेयर्ड यानी कि अकेला, अयुग्मित, अकेला इलेक्ट्रॉन। तो आप बोरॉन को अगर ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो बोरॉन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। यानी कि ग्राउंड स्टेट में बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, बोरॉन ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो बेटा इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 3 बॉन्ड बनाने के लिए हमें इसको एक्साइटेड स्टेट में ले आना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप कराना होगा, हमें इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराना होगा यहाँ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है,
तो ये बोरॉन का ये इलेक्ट्रॉन जो है 2s का, बोरॉन का 2s का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और अनपेयर्ड हो जाता है, अयुग्मित हो जाता है। अब आप बताइए, अब आप बताओ कि बोरॉन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जल्दी से बताइए। बोरॉन में कितने अनपेयर्ड हैं? 1 2 3। यानी कि एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद बोरॉन के पास कितने अनपेयर्ड आ जाते हैं? 3 अनपेयर्ड आ जाते हैं। तो अब बताइए बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है? अब बॉन्ड जो है बोरॉन कितने बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है 3 बॉन्ड? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास 3 क्या आ गए हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। वाह भाई वाह। ठीक है, तो बोरॉन यहां पे कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब बोरॉन सीधे 3 बॉन्ड नहीं बनाता, कि ऐसा नहीं कि भैया मेरे पास तो 3 अनपेयर्ड आ गए तो आजा हाइड्रोजन तेरे साथ में ओवरलैपिंग कर लूं, ठीक है, और 3 बॉन्ड बना लूं। ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, डायरेक्ट कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्या करता है बोरॉन? सबसे पहले बोरॉन अपने इन 3 ऑर्बिटल को मिक्स करता है। कौन कौन से? 1 s और 2 p को मिक्स करता है। ठीक है, और मिक्स करके सेम एनर्जी के 3 नए ऑर्बिटल बना देता है। ठीक है, तो इसने क्या करा बोरॉन ने क्या करा? अपने 1 s को और 3 p को क्या किया? मिक्स किया। 1 s और 1 s और 2 p को बोरॉन ने क्या किया? मिक्स किया। तो 1 s को और 2 p को बोरॉन ने क्या करा है? मिक्स किया है। और 1 s और 2 p को मिक्स करने के बाद 3 इक्वल एनर्जी के, काउंट करो तो 1 2 3 इक्वल एनर्जी के नए ऑर्बिटल बना दिए। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है ये? sp2। क्योंकि क्यों है sp2? क्योंकि 1 s मिल रहा है ना, 1 s मिल रहा है कितनों के साथ? 2 p के साथ। 1 s मिल रहा है 2 p के साथ, इसलिए क्या बोला इसको? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला। और जो ये 3 बन गए नए ऑर्बिटल, इन 3 को क्या बोलेंगे? sp2 और क्या बोलेंगे? sp2। और ये p जो है, ये p ने कहीं भाग नहीं लिया, ये p ने कहीं हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया, ये p वैसा ही बाहर आ गया। तो इसको कहते हैं अनहाइब्रिडाइज या अनहाइब्रिड। इसको कहते हैं अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड क्या कहेंगे इसको? p ऑर्बिटल कहेंगे। तो ये अनहाइब्रिड क्या बन गया? आपका p ऑर्बिटल बन गया। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे 3 क्या बन गए हमारे पास? 3 sp2 बन गए। तो ये हमारा बोरॉन है, इसके 3 sp2 ऐसे रहते हैं। एक sp2 यहाँ पे रहेगा बिल्कुल आपके बोर्ड में एक sp2 ऐसे रहेगा, एक sp2 आपका ऐसे रहता है, ऐसे करके, एक sp2 का ऐसे रहता है। ये हो गया आपका त्रिभुजाकार। जैसे एक त्रिभुज बनता है ना, एक ट्रायंगल बनता है, वैसा है ये। और तीनों एक ही प्लेन में है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रायंगल। भैया इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर ज्यामिति बनेगी अभी। तो 3 जो हमारे sp2 हैं, ये 3 sp2, ये मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ। ये एक sp2 है, ये दूसरा sp2 है, ये तीसरा sp2 है। ये 3 sp2 अपने आप को इस त्रिभुज के तीनों कोनों में अपने आप को क्या करते हैं? ट्रायंगल के तीनों अपने आप को जो वर्टेक्स हैं उसमें ये 3 sp2 अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इनके पास क्या है? इन 3 sp2 के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी मैं ये इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैं हाइड्रोजन को लेके आऊँगा ना, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके, समझ लेना आप मेरी पूरी बात को, क्या बताया मैंने। अब ये हो गया, अब ये 3 sp2 हो गए। और ये p का क्या होगा भाई? ये p ऊपर रहेगा, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। तो ये p जो हमारा ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। sp2 में एक ही लोब होता है, बड़ा लोब, एक छोटा लोब होता है। ठीक है, एक बड़ा सा गुब्बारा होता है, एक छोटा गुब्बारा होता है, समझ लो। तो ये sp2 हो गया एक, ये दूसरा sp2 हो गया। ठीक है, देखो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये एक sp2 हो गया नंबर 1, ये दूसरा sp2 हो गया नंबर 2, ये तीसरा sp2 हो गया नंबर 3। और तीनों कैसे हैं? ट्रायंगल पे हैं। ठीक है, और हमारा p कहाँ है? हमारा p ये पूरा का पूरा हमारा p है, ऊपर नीचे हमारा p है, ये एक p है हमारे पास। और ये p कैसा है? ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा, ये खाली है। ये p देखो खाली पड़ा है ना p, तो इसको बोलते हैं वैकेंट p। ये हमारा वैकेंट अनहाइब्रिड p है। ये वैकेंट कैसा है? ये वैकेंट अनहाइब्रिड p है हमारा, अनहाइब्रिड p, इसको बोलेंगे वैकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है हमारा। ठीक है,
ओके, और बाकी ये सब हमारे sp2 हो गए। अब कौन आएगा बेटा, अब क्योंकि हमें BH3 बनाना है ना, या BCl3 कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, या Cl भी हो सकता है। तो आपको BH3 बनाना है तो 3 H आएंगे, और 3 H के अपने अपने क्या होते हैं, हर एक H का अपने H के पास एक 1s1 होता है, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा H आएगा उसका एक s ऑर्बिटल होता है, H के पास क्या होता है 1s1, तो H के पास एक s ऑर्बिटल होता है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपने उस s ऑर्बिटल को इसके साथ भिड़ा देता है, ओवरलैपिंग कर जाता है और बॉन्ड बना लेता है। ले भाई मैंने बना लिया तेरे साथ बॉन्ड, ले ये ले, तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड बना लिया, ले भाई ये बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, तो ये हमारा एक BH, ये H के साथ बॉन्ड बन गया, ये H के साथ बॉन्ड बन गया, ये H के साथ बॉन्ड बन गया, ये H के साथ बॉन्ड बन गया। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा होगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा बोरॉन है ये हमारे 3 H के साथ क्या करता है, अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रयोग करता है, और S किसका यूज करता है, सॉरी H किसका यूज करता है, S का, ठीक है। और इसका एक p ऑर्बिटल खाली रह जाता है, इसका एक p ऑर्बिटल खाली रह जाता है, जिसको हम ऊपर नीचे दिखाते हैं, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कैसी है बच्चों, इसकी कैसा शेप है, इसका शेप है ट्रायंगुलर प्लेनर, और इस ट्रायंगुलर प्लेनर के ऊपर नीचे क्या है, इस ट्रायंगुलर प्लेनर के ऊपर नीचे खाली क्या है, p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, BH3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो बताओ भैया, इतनी मेहनत की आपके बोरॉन ने, क्या फायदा हुआ उसको, इतनी मेहनत आपके बोरॉन ने की, अपने आप को क्या क्या करवाया उसने, देखो बोरॉन ने क्या क्या करवाया, बोरॉन ने अपने आप को एक्साइटेड करवाया, अनपेयर्ड हुए उसके इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उसने क्या करा, उनको हाइब्रिडाइजेशन भी करवाया, लेकिन कोई फायदा हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, H के साथ ओवरलैपिंग करवाई, ठीक है, और एक खाली p ऑर्बिटल का लोब ऐसे ऊपर नीचे अरेंज किया, उसको क्या फायदा हुआ, इसको B को देखो कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों कोई फायदा नहीं हुआ, आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो भैया, आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या कुछ फायदा नहीं हुआ, इसके पास बेचारे के पास इतनी मेहनत करने के बाद भी 6 ही इलेक्ट्रॉन आए, ओ हो, इसके बाद 6 ही इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन की अभी क्या रह गई, इसमें कमी रह गई, अष्टक पूरा होने के लिए, ऑक्टेट पूरा होने के लिए इसके पास क्या रह गए, 2 इलेक्ट्रॉनों की इसके पास क्या आ गई, कमी अभी भी रह गई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए इनको बोला जाता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहा जाता है। और ये इसके पास खाली p ऑर्बिटल होता है जनाब, ये खाली p ऑर्बिटल प्यारे बच्चों बहुत काम का होता है। इसके बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आखिर अब ये जो BH3 है, ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इस कमी को दूर करने के लिए क्या क्या करेगा, ये इस कमी को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकता है, इसको अब अगली क्लास में हम देखेंगे। तो आज के लिए बहुत है इतना, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।